वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। उसी क्रम में युक्ति है इसके द्वारा आप लोगों का न्यूज एनालिसिस कराया जा रहा है। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का आज के 21 फरवरी में आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन से न्यूज़ कवर किए गए उस पर चर्चा करेंगे और पीटी ओरिएंट बहुत से न्यूज़ है उसे मैं नोट डाउन करवा दूंगा। चलिए, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले जो भी अभी व्यूअर लिसनर है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो पुराने लिसनर व्यूअर हैं वो चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म को आप ऐप के माध्यम से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट है www.yuktiis.in, तो आप उस पर भी विजिट करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं क्या युक्ति आईएएस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा है। आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर देखा कीजिए क्योंकि वो टॉपिक प्लेलिस्ट में बहुत से टॉपिक को कवर किया जा चुका है। उस अगर टॉपिक को आप लोग सारे को देख लेते हैं तो आने वाले जो भी न्यूज़ एनालिसिस है मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट वो आप लोगों का कवर होता चला जाएगा। इसलिए आप लोग प्ले लिस्ट को एक बार ज़रूर देखिए, उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है तो आप लोग ज़रूर उसको करके यहाँ पर जुड़िएगा ताकि बहुत सी चीज़ें मुझे आसान हो जाएगी आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि सभी टॉपिक कोऑर्डिनेट होते एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती। आज जो छः माह पूर्व जो घटनाएं हुई उसी का दोहरीकरण अगर बाद में होता है तो उससे संबंधित संस्थाएं, संगठन और जो कालखंड है उसकी चर्चाएं हो चुकी रहती। तो इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिए। आज हम देखेंगे क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट। तो आगे बढ़ते हैं। पहले पेज पर राजनीतिक घटनाक्रम है, पर आपको साइड में एक न्यूज़ यहाँ पर आपको कवर होगा, इसको जूम मैं करता हूँ। उसके बाद बड़ी शक्ति नशे के सौदागर को अब 2 साल तक नहीं मिलेगी जमानत। तो ये बात की गई है नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा एक एक्ट के तहत। तो इसके संबंध में देखिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें अंडरलाइन कर दिया मैं हूँ, उसे आप लोग की नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। जैसे ये जो एनसीबीसी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सौदागर के खिलाफ मुहिम छिड़ा एक है जिसके तहत एजेंसी ने PITNDPS एक्ट के तहत अब इसके तहत 18 आदेश जारी किए गए हैं जिसमें आपको प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के तहत एक्ट 1988 के तहत आपको 2 वर्ष का सज़ा का प्रावधान होता है। तो ये सख्ती कानून लागू किया जाएगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सख्त कानून है। इस संबंध में तो हिरासत लेने की प्रक्रिया क्या है इसकी चर्चा की गई है। साथ ही साथ और भी यहाँ पर आप लोगों को आदेश जारी करने के 2019 से 21 तक अब तक कितने 24 बार आदेश जारी हो चुका है। तो समझिए इस संबंध में नारकोटिक्स ब्यूरो जो है कार्य किस रूप से कर रहा है। तो की नोट्स यहाँ पर है और हमें क्या जानना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विगत जो 1 वर्ष का रहा है घटनाक्रम, तो इसमें आप लोग 4 इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हुए थे। तो उसमें आप समझ ही रहे हो मैं किस और बोल रहा हूँ। शाहरुख खान के जो बेटे हैं उनका नाम भी नारकोटिक्स के संबंध में जुड़ा था। बहुत ही हाई प्रोफाइल घटना था। तो उससे संबंधित आप लोगों को महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग इसे देखिएगा क्योंकि इसमें मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो की नोट्स और आप लोगों को क्या जानना चाहिए, भारत के लिए क्यों जरूरी है संतुलन नारकोटिक्स के संबंध में। भारतीय नारकोटिक्स के भारत में जो नारकोटिक्स का आदान प्रदान होता है उससे तो प्रभावित है ही भारत। इंटरनेशनल लेवल पर भी इसे तस्करी के रोकने के लिए प्रतिबद्ध है भारत। उसके संबंध में क्या होना चाहिए, क्या है, क्या स्थिति नहीं है, इसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारत के लिए क्यों जरूरी है यह जरूरी क्यों है। तो भारत स्वर्णिम चतुर्भुज क्षेत्र थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस। भारत का मैप जब देखिएगा तो यहाँ पर ये कंट्री हैं। तो इसे स्वर्ण चतुर्भुज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स जो होता है, अफीम होती है, अफीम की खेती की जाती है बड़े व्यापक मात्रा में। साथ ही स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो जैसे है यहाँ पर ये क्षेत्र है, उसके बाद अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान जो देख रहे हैं यहाँ पर, साथ में ईरान का भी कुछ क्षेत्र है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान शामिल है स्वर्णिम चंद्र में।
तो इस प्रकार दो अफीम जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र अर्धचंद्र और स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र है, उसके बीच भारत है। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो तस्करी है इसी दिन दो क्षेत्रों से अधिक होता है। तो इसके संबंध में महत्वपूर्ण हो जाता है इसके संतुलन के लिए कि भारत इन दो राष्ट्रों के लिए कैसे उसका संतुलन स्थापित करे और अपने हितों की रक्षा करे। भारत में नशीली दवाओं को जो तस्करी होता है उसको कैसे रोके, इसके औषधीय गुण का केवल उपयोग हो सके अफीम का, तो इसके लिए नारकोटिक्स ब्यूरो किस रूप से कार्य करता है, क्या उसकी दशा और दिशा, इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कुछ आंकड़े हैं। जैसे भारत वर्ष 2011 से 20 के विश्लेषण किए गए 19 प्रमुख डार्क नेट काला बाजारी के बाजारों में बेची जाने वाली दावों का शिपमेंट से भी जुड़ा है। तो एक डार्क नेट थ्योरी है काला बाजारी, तो उसमें भारत महत्वपूर्ण देशों में शामिल है जहां पर ये इस प्रकार के प्रमुख डार्कनेट क्षेत्र हैं जो भारत में कार्यरत हैं। तो इससे संबंधित आप लोगों को डाटा याद रखनी चाहिए। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत विश्व में जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता, तो सभी लोग जान रहे हैं भारत में डिस्क्रिप्शन दवाओं जो प्रिस्क्रिप्शन दवाओं होता है उनके अवयवों के मनोरंजक उपयोग के साधनों में तेज़ी से परिवर्तित किया जा रहा है। बहुत से डिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन में ऐसी दवाएँ रहती है जो नशीली होती है, जो लिमिट में उपयोग करने पर उसका उपचार होता है, जो भी हमारे बीमारी होती है शरीर में उसके लिए उपचार होता है, पर उसके मात्रा अधिक कर दिया जाए तो एक नशीली दवा के रूप में उपयोग किया जाए। जैसे बहुत से पहले आप कोरेक्स का नाम सुने होंगे, कोरेक्स दवा का जो कफ सिरप कहा जाता है जो खांसी की दवा में यूज होता था, तो उस कोरेक्स का अत्यधिक मात्रा में अगर उपयोग किया जाता तो नशीली एक शराब का जो बोतल होता है उसके बराबर वो नशा करता था। तो वो आप जान रहे होंगे ये बैन हो गया है भारत में, अब कोरेक्स नहीं मिलता। उसके इसमें जो मात्रा थी उसको कम करके एक नया दवा टॉरेक्स के नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें नशा का जो मात्रा है, ड्रग्स की जो मात्रा उसको कम कर दी गई, जिससे अब इसका जो दुरुपयोग है रुक दिया है। पर ऐसी घटनाएं बहुत सी दवाओं में देखने को मिलती है जैसा कि कोरेक्स में होता था। तो इस प्रकार से एक समस्या हुआ करता था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के पास। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ड्रग्स जो शिपमेंट होता है किस रूप से प्रभावित होता है। अब इसका इतिहास हम लोग जान लेते हैं क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान अफीम के राजस्व का संग्रह राजकोषीय नीति का हिस्सा बन गया था। जैसे भारत में राजकोषीय नीति के बहुत से प्रोग्राम, बहुत से पार्ट हैं। राजकोषीय नीति क्या, किस रूप से नीति बनाई जाए जिससे भारत का जीडीपी बढ़े, वैसे ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए अफीम एक राजकोषीय नीति था। प्रमुख ब्रिटिश जीडीपी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग किया जाता था। समय के साथ बंगाल, बनारस, बिहार, मालवा एजेंसी जैसे विभिन्न अफीम एजेंसियों का गठन किया गया। जैसे बंगाल क्षेत्र में, बनारस क्षेत्र में, बिहार और मालवा क्षेत्र में। वर्ष 1950 के पूर्व नारकोटिक्स कानूनों के प्रशासन हेतु अर्थात 1857 से 1878 का अफीम अधिनियम ब्रिटिश काल में लागू होता था। साथ ही साथ खतरनाक औषधि अधिनियम 1930 लागू होता था। प्रांतीय सरकार के पास ही ऐसी एजेंसियां काम करती थी जिसके तहत इस पर ड्रग्स से संबंधित नियम विनियम कार्य करते थे। नेक्स्ट है, इन एजेंसियों का सम्मेलन नवंबर 1950 में अफीम विभाग के नींव के साथ, जिसका वर्तमान में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। यह देखिए किस तरह कालक्रम है, तो जब भी CBN का बात चलेगा, सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो का, तो वहाँ पर आप इसकी चर्चा होगी। तो पहले क्या था, इसका अफीम विभाग नाम हुआ करता था, बाद में इसका नारकोटिक्स ब्यूरो कर दिया गया, केंद्रीय ब्यूरो। और इसके बाद 1960 में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का मुख्यालय शिमला से ग्वालियर स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। तो नेशनल जो अब नारकोटिक्स ब्यूरो है आपको नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्जेक्ट्स एक्ट 1985 पूर्ण क्रियान्वयन के सक्षम करने के लिए नारकोटिक्स ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्जेक्ट एक्ट 1988, जिसकी आज के न्यूज़ में जो चर्चा है 88 का, उसकी बात है कि अवैध तस्करी के रोकथाम के माध्यम से अवैध उल्लंघन लड़ने 17 मार्च 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया। इस एक्ट के तहत कब बनाया गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, 17 मार्च 1986। तो पीटी में आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है 17 मार्च 1986 में किस संगठन का गठन हुआ था, या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन कब हुआ था।
अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय भारत किस रूप से करता है, तो उसे देखने की जरूरत है। जैसे सार्क देश, ब्रिक्स देश, कोलंबो योजना, आसियान, बिम्स्टेक, ड्रग्स एंड क्राइम जो है क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है, और अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है, इसके साथ समन्वय करता है। तो आप लोग इससे संबंधित, जैसे आप लोग कोलंबो योजना गूगल पर सर्च कर लीजिएगा क्या है नार्को ड्रग्स से संबंधित, तो आप लोग के 10 पॉइंट नज़र आएगा, तो उसे ज़रूर आप लोग की पॉइंट कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्राइम पर राष्ट्रीय ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का क्या कार्य है, उसके क्या योजना है, उसको आप लोग की नोट्स कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को आंसर राइटिंग करने में आसान होगा। अब भारत का प्रयास क्या है? नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत यदि किसी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ या साइकोट्रॉपिक्स पदार्थ का उत्पादन, बिक्री, क्रय, परिवहन, भंडारण या उपभोग को प्रतिबंधित करता है। नशा मुक्त अभियान अब भारत सरकार द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम पर केंद्रित है। तो यह भारत के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो इससे संबंधित अब वैश्विक प्रयास क्या है, इसे भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। जैसे नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र UN कन्वेंशन 1961 है, जिस पर भारत कार्य करता है। साइकोट्रॉपिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1971 भी है। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक पदार्थ अवैध आयात के खिलाफ कानून संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988 है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिसे UNTOC बोला जाता है, 2000 है। इससे संबंधित कन्वेंशन किए गए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, भारत जिसमें सहयोग करता है। तो इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग में इसे यूज करना है ये सब एक्ट कन्वेंशन का, क्योंकि अगर जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो अपेक्षा करता है परीक्षक कि ये सब आप लोगों को शामिल होना चाहिए उसके आंसर राइटिंग में। भारत में औषधीय परियोजनाओं के अफीम के उपयोग का पता, सबसे पहले चलिए औषधीय प्रयोग कब से किया जा रहा है ये भी जान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अफीम केवल नेगेटिव सेंस में ही इसका उपयोग नहीं होता, इसका पॉजिटिव सेंस में भी उपयोग करता है। अधिक से अधिक दवाएं इसके लिए इससे बनती हैं। तो इसे देख लेते हैं क्या है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे धन्वंतरि निघंटु में इसका चर्चा किया गया था। विभिन्न प्रकार के बीमारियों के लिए उपाय के रूप में इसे लिया जाता। सम्राट अकबर जो था उसके समय में 1543 से लेकर 1605 के बीच में मालवा मध्य प्रदेश और मेवाड़ राजस्थान में क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जाती थी, औषधीय रूप में। ध्यान रखिएगा, औषधीय रूप में की जाती थी। अफीम खसखस में मार्फिन, कोडीन, थैम्बाइन, नार्कोटिन, पेपावरिन जैसा जो एल्काइड होते हैं, जिसमें एनालाइजिस्ट, एंटीट्यूबिस और एंटीस्पाइडोसोडी गुण पाए जाते हैं, जो हमारे रोग होता है उससे लड़ने में हमें सहायता देती है। इसलिए इसका औषधीय रूप उपयोग किया जाता है अफीम का। तो ये महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित बहुत सी चीज़ें आप लोग और भी प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, जाके देखिएगा कि अफ़गानिस्तान में जब विवाद हुआ तो वहाँ पर अफीम की खेती जो की जाती है वो किस रूप से प्रभावित, उसका उपयोग किस रूप से विश्व में होता है, वो कितने देशों को सहयोग करता है। तो उससे संबंधित अफीम के सारे जो फैक्ट है, उसका वैज्ञानिक नाम, सारे चीज़ों पर चर्चा की जा चुकी है। तो आप लोग वहाँ से कवर कर लीजिएगा। चलिए मेंस ओरिएंट प्रश्न आप लोग को क्या है जो आप लोगों को राइटिंग करना है, उस पर अभ्यास करना है। और दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का टेलीग्राम चैनल बना हुआ है युक्ति आईएएस का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, आप लोग वहां पर जाके ऐड हो जाइए। नशीली दवाओं पर बढ़ता तस्करी भारतीय नारकोटिक्स ब्यूरो का एक विषम समस्या है। संतुलन और समन्वय के लिए NCB के प्रयासों को रेखांकित करें। तो ये भारतीय नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए बहुत ही विषम समस्या उत्पन्न करता है। इसमें वो किस प्रकार से कार्य करेगा, तो इसके लिए आपको कुछ तथ्यों के साथ आप लोगों को संतुलन स्थापित करना, उसमें समन्वय किस रूप से यह स्थापित करना, उस पर परिचर्चा करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को नीचे आ जाइए, वेट जी, आप लोग को ये टॉपिक आज कवर कर लेना है। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क
आप लोग को यूपीएससी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। यहाँ से प्रश्न अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क से पूछा जा सकता है। इसमें कौन कौन सी प्रजातियों की संदर्भ में जो कदम उठाए जा रहे हैं तो इसके संबंधित की नोट्स दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ खास ऐसा नहीं है, बस आप लोगों को अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क के संबंधित जो घटनाक्रम हो उसे देख लेना है। नेक्स्ट है आप लोग फिर नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक है, पाकिस्तान में 1 से 3 मार्च तक सिंधु आयोग की बैठक होगी। इससे पूर्व दिल्ली में हुआ था, भारत में हुआ था, जो 116वीं थी। तो हालांकि गत वर्ष जो हुआ था वो बैठक बंद कोरोना के कारण स्थगित कर दी गई थी। तो अब इस बार की 117वीं बैठक होगी, तो जो पाकिस्तान में होगा, तो इससे संबंधित की फैक्ट दिए हुए हैं। तो इस पर क्या आप लोग को ये की नोट्स आप लोग को कवर कर लेना, अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये क्या क्या है इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। जैसे बात की गई है इसमें कि किस रूप से यह काम करता है, कौन से प्रतिनिधि 10 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा, जिसमें पहली बार 3 महिलाएं शामिल है। और इसके बाद इस किस नदियों पर परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी, तो इस पर की नोट्स दिया हुआ है। अतिरिक्त क्या आप लोगों को जानना चाहिए, सबसे पहले भारत और पाकिस्तान का जल समझौता क्या है उसको हम लोग को जानना चाहिए। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित IWT हुआ है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी बोला जाता है, के तहत पूर्वी नदियों सतलज, ब्यास और रावी का कुछ जल जैसे 330 लाख एकड़ फुट जो है वार्षिक उपयोग के लिए भारत को आवंटित है। तो भारत के लिए कितना है, 330 आवंटित है। यह आंकड़ा आपको गवर्नमेंट साइट से लिया गया है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उससे संबंधित आंकड़ा जो है, जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है ऑथेंटिक साइट से, वहाँ से लिया गया है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, बहुत जगह मिसमैच हुआ है पेपर में, तो आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पश्चिम नदियों जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब, जो पानी उसका 135 लाख एकड़ फुट है, वो वार्षिक रूप से उपयोग करेगा पाकिस्तान। तो आप लोग को यहाँ पर याद रखना है कि आप लोगों को पीटी में पूर्वी नदी जो समझौता है उसकी पूर्वी नदी कौन कौन है और पश्चिमी नदी कौन कौन है। तो इससे पूछ सकता है। पूर्वी नदी में सतलज आता है जो भारत के क्षेत्र से, ब्यास है, रावी है। आपको 3 नदियां याद रखना है। और उसके बाद झेलम, सिंधु और चिनाब आपको पाकिस्तान के क्षेत्र में जाता है। हालांकि उद्गम रास्ता जो है सभी का भारत से ही है, भारत के भू क्षेत्र से है। तो इसके संबंध में आप लोगों को ट्रीटी में याद रखना। और यूपीएससी में प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पिछले बार ब्यास नदी से ही पूछा गया था। तो इससे संबंधित आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है बार बार। आप लोग तो इस नदी तंत्र सिंधु जो नदी क्षेत्र है उसे आप लोग कवर जरूर कर लीजिएगा, प्रश्न वहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान अस्थाई सिंधु उपयोग आयोग की 116वीं बैठक जो 2021 में हुई थी, तो वो क्या थी उसके बाद देख लेते हैं। जो भारत पाकिस्तान के बीच अस्थाई सिंधु आयोग रिपोर्ट वार्षिक बैठक 24 मार्च 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जो दोनों देश के जल संधि आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं उनके द्वारा उनके बीच की जाती है, जो दोनों देशों का प्रतिनिधि करते हैं। नेक्स्ट है इस पर जो पिछले वर्ष जो 21 में चर्चा की गई थी, जल विद्युत परियोजना अर्थात पाकल दुल 1000 मेगावाट का परियोजना है। लोअर कलाई जो 48 मेगावाट की परियोजना डिजाइन जारी रहेगा, इस पर चर्चा की गई थी। साथ ही भारतीय पक्ष ने कहा कि परियोजना के संधि के प्रावधानों का पूरी अनुपालन करता है और इससे संबंधित जो तकनीकी आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे पाकिस्तान को। तो इससे संबंधित जो समझौता किया गया था वही इस बार भी समझौता के इस बैठक का विषय है। देखिए आप विषय के बारे में चर्चा किया गया है। तो देखिए यहाँ पर सारे चीज़ों को यहाँ पर पिछले बार जो केस दिया गया है, जैसे यहाँ पर आंकड़ा आप लोगों को यहाँ से की फैक्ट देख लेना है। तो इससे संबंधित आप लोगों को याद रखना क्या क्या पॉइंट कवर करना है। नेक्स्ट है ड्रोन नीति के संबंध में मैं कल भी बोला था कि प्लेलिस्ट में जाके देखिए ड्रोन नीति भारत का क्या है, कृषि में ड्रोन नीति क्या है और औद्योगिक उत्पादन में ड्रोन नीति क्या है और भारतीय सुरक्षा में ड्रोन नीति क्या है। तो सभी पर चर्चा आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ड्रोन सर्च कीजिएगा, ड्रोन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इससे संबंधित मध्य प्रदेश में ड्रोन किराए पर मिलेगी या मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत ही बेहतर कदम है। इससे संबंधित की पॉइंट आप लोग को दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर
कवर कर लीजिएगा, की पॉइंट में अपने ऐड कर लीजिएगा अपने मैटर में जो भी है। यह महत्वपूर्ण है, 21वीं सदी में भारत के विकास के इंजन में बनेगा पूर्वोत्तर। तो भारत सरकार को जो ये माना जा रहा है, जो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री का कल वक्तव्य आया था, राष्ट्र को संबोधित किए थे पूर्वोत्तर क्षेत्रों को, तो इससे संबंधित कुछ बातें की गई है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। ये आप लोग को पीटीओ पॉइंट से पूछा जा सकता है इससे संबंधित। नेक्स्ट है आप लोग को और भी क्या कर लेना है, नीचे आइए, नीचे जस्ट इधर राजनीति सारा चीज़ें हैं तो इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ एक टॉपिक दिया हुआ है अस्फा के बारे में, बस मैं यहाँ पर कुछ नोट डाउन करा दूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे भाजपा को अस्फा को संगठित हिंसा कानून बदला, कांग्रेस का आरोप लगाया गया है, तो आप लोग आरोप प्रत्यारोप पर मत जाइए। यहाँ पर अस्फा कानून के संदर्भ में आप लोगों को सारी चीज़ें कवर कर लेना है। जब भी चर्चा अस्फा की होती है पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्रों में, तो इससे संबंधित चर्चाएँ एग्जाम में भी देखने को मिलती है, एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है अस्फा से। तो आप लोग को अस्फा कानून आप लोगों को देख लेना है। इस पर प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है, तो अस्फा कानून डालिएगा, सर्च कीजिएगा, अस्फा आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर सारे चीज़ अस्फा के संबंध में आप लोगों को चर्चा की गई है। अस्फा क्या है, अस्फा का क्या उपयोग है, कब लाया गया, क्यों जरूरी है अस्फा, किन क्षेत्रों में अस्फा लागू किया गया, किन क्षेत्रों में अस्फा हटा दिया गया है, अस्फा की प्रासंगिकता क्या है, क्या यह रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, इससे सभी टॉपिकों को कवर किया गया है। तो अस्फा से संबंधित जो प्ले लिस्ट में वीडियो है आप लोग वहाँ पर कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और बहुत ज़रूरी है, अगले 1 से 2 साल जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, यह 1-2 बार आप लोग जरूर कहीं ना कहीं मेंस में इंटरव्यू में नज़र आएगा। तो आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है वीडियो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो युक्ति है इस पर प्लेलिस्ट है, आप लोग इसको एक बार जरूर सारे वीडियो को देख लीजिए। नहीं उससे होगा क्या, आपका जो आने वाले जो भी टॉपिक उसको पहले ही आप अच्छे तरीके से, क्योंकि समग्र अध्ययन किया जाता है, उस पर सारे पॉइंट को कवर किया गया है। जो वर्तमान है और वर्तमान है, उसका इतिहास जो है, उसका वर्तमान क्या है, उसका भविष्य क्या है, सभी बिंदुओं पर चर्चा किया जाता है, सभी टॉपिकों पर। तो इसलिए आप लोग को वो हर स्टेज पर उपयोग होगा। इसलिए प्लेलिस्ट जरूर देखिए, ताकि आप लोगों का सर्वांगीण जो समग्र जो विकास हो एग्ज़ाम के ओरिएंट से तो हो सके, और बेहतर आप लोग एक तरीके से किसी आंसर का राइटिंग कर सके। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब यूक्रेन संकट पर सारी चीज़ों को यहाँ कवर किया गया, इसलिए मैं बोल रहा था यूक्रेन संकट का कुछ दिन वेट कीजिए आप लोग, न्यूज़ में ही आपको सारी चीज़ों को कवर हो जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें यूक्रेन के संबंध में दिया जा चुका है। जो छोटे छोटे न्यूज़ आपको पिछले 1 हफ्ते में जो आ रहे थे, तो उस पर आज संपूर्ण रूप से आज कवर अप कर दिया गया है दैनिक जागरण के द्वारा। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, क्या समस्या यूक्रेन संकट से संबंधित चिंताएं क्या की गई है, साथ में भारत में ऐसा प्रभावित क्या कर सकता है। थोड़ा सा मैं यहाँ जूम कर दूँ, इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे यहाँ पर क्या भारत में क्या प्रभाव कर सकता है, जैसे बढ़ेगा पेट्रोल डीजल की कीमतें, तो इससे संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। भारत में हिस्सेदारी कितना है, उसका क्रूड उत्पादन में 13% है। तो ये सब प्रश्न आपको पीटी में पूछ सकता है, तो पीटी के लिए ओरिएंट आप लोगों को प्रश्न देखना है। सैन्य आयात जान ही रहे, रूस के साथ हमारा सैन्य आयात कितना 39% आयात करते हैं हम लोग, 49% तक पहुंचने वाले हैं। तो इससे संबंधित आंकड़े हैं, देखिए आपको 49% यहाँ पर भारत का हिस्सेदारी है। तो इससे संबंधित आप लोग का आंकड़ा, ये आंकड़ा जरूर आप लोग देखिए, कारोबार में प्रभावित होगा। तो इससे संबंधित आंकड़ा दिया गया, जैसे वैश्विक हथियार निर्यात में भारत का हिस्सेदारी कितना है। तो फिर नेक्स्ट है आप लोगों को वैश्विक हथियार में भारत आयात और भारत की हिस्सेदारी कितना है, भारत रूस का हथियार निर्यात कितना है, भारत के हथियार आयात में हिस्सा कितना है रूस का। तो संबंधित आप लोगों का आंकड़ा दिया गया है, तो ये आंकड़ों को देख लीजिएगा। साथ ही साथ टकराव की नज़र देख लीजिएगा, किन किन क्षेत्रों पर नज़र है। तो देखिए ग्राफिक यहाँ भी कर दिया गया है, तो देखिए इसलिए मैं बोल रहा था वेट कीजिए, दैनिक जागरण में इसका न्यूज एनालिसिस आ जाएगा बेहतर तरीके से। तो इस पर अतिरिक्त कार्य करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से सारे की पॉइंट को कवर कर लीजिएगा। ये न्यूज जरूर आप लोग गूगल पर सर्च करके ये नाइट डाउन आप लोग रॉट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को सारे चीज़ों को उसी के अनुसार देख लीजिएगा कि विवाद कहाँ है। जैसे विवाद लुहानस्क में है, आपको इन क्षेत्रों में क्यों है, बेलारूस का क्या भूमिका है, सभी पर चर्चा किया जा चुका है। अलगाववादी नियंत्रण रूस का क्या है, क्रीमिया 2000 कब्जा कब कर लिया है, क्या यूएसएसआर की कॉन्सेप्ट पुनः
पुनः आ रही है, इससे संबंधित सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया गया, तो आप लोग बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए बहुत से न्यूज़ों को बेवजह मैं नहीं पढ़ाता, क्यों जी, जो चीज़ें दी गई है यहाँ पर उसी को मैं फिर आपको नोट में ले जाके वहाँ पर पुट करूँ, फिर उसके बाद मैं उसको उसी पर मैं वाचन करूं, ये ठीक नहीं लगता है। इसलिए आप लोग जो चीज़ें दी गई है इनफ है, इससे अतिरिक्त आप लोगों को और चीज़ें नहीं जाननी है। एग्जाम ओरिएंट, इससे अतिरिक्त आप लोगों को ज्ञानी नहीं बनना है, केवल आपको एग्ज़ाम को उस रूप से पास करना जिसमें आपका आंसर राइटिंग बेहतर हो। तो आप लोग के लिए यह की जो दिया हुआ इनफ है, इससे अतिरिक्त कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को आज के आर्टिकल में आपको ये आर्टिकल ये पढ़ना है। आप लोग को आज देख लीजिएगा, भारत वैश्विक सद्भाव का प्रतीक है, स्वास्थ्य पर विरोध कनाडा में क्या चल रहा है, तो इससे संबंधित दिया गया। और भारतीय जो हित हैं किस रूप से प्रभावित होंगे, इस प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं, तो इससे संबंधित सारे चीज़ों को कवर किया गया इस आर्टिकल में। तो आप लोग खालिस्तान मुद्दा, भारत कनाडा संबंध क्या है, इस पर चर्चा की गई है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। और इस पर बहुत बार चर्चा हुई है, इसलिए दोबारा इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, ज्वेलरी निर्यात पर लगेंगे पंख, इसमें यूएई के जो हुआ है समझौता, उससे संबंधित 30% की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है निर्यात में। तो इससे संबंधित क्या आंकड़े दिए गए, आंकड़ों को आप लोगों को बेहतर तरीके से लिखते जाना है। भारत और यूएई का जो समझौता हुआ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हुआ है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंसिव, सीपा जिसे नाम दिया जाता है, के तहत यह कार्य किया जा रहा है। तो इससे संबंधित जो है तो आप लोग की पॉइंट आप लोग को यूज कर लेना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर 15,000 से अधिक मूल वेतन वालों के आएगी नई पेंशन योजना, तो इससे संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए। जब ये पेंशन योजना आएगी तो इससे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे, तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नई नीति के तहत 40 से 45% घटेगी ग्रीन हाइड्रोजन की लागत। इससे संबंधित लास्ट वीडियो जो हुआ है 2-3 दिन पहले का, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन की बात की गई है। तो आप लोग इससे संबंधित आंकड़े और भी दिए गए, तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट है, देखिए जैविक खेती के संबंध में अगुआ बन रहा है लद्दाख, से इससे संबंधित की नोट्स जैविक खेती के संबंध में आप लोगों को वीडियो बना हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ पर सारे जैविक खेती के संबंधित जो आंकड़े हैं आप लोगों को दिए गए हैं। जैविक खेती क्यों जरूरी है, क्यों किया जाना चाहिए जैविक खेती के भविष्य क्या है, जैविक खेती किन राज्यों में की जा रही है, कौन सा राज्य प्रथम है, किन क्षेत्रों में जैविक खेती की और भी संभावनाएं, सभी पर चर्चा आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, जैविक खेती सर्च कीजिएगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उससे संबंधित आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्वाड की बात मैंने जब भी कहा था, मैं पिछली बार भी जब वीडियो बना था कुछ दिन पहले, क्वाड की चर्चा जब हुआ था, और उससे पहले 21 का न्यूज एनालिसिस में क्वाड की चर्चा विस्तृत रूप से की गई है, तो वहाँ देख सकते हैं। और क्वाड के संबंध में मैंने स्पष्ट बोला था कि यह नाटो के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पर भारत का प्रत्यक्ष योगदान है। तो लोकतांत्रिक देश रूप भारत का जिस संगठन में भारत का योगदान है, उसका सैन्यीकरण नहीं हो सकता। इसकी भारतीय लोकतंत्र के जो सोच है वो कभी नहीं देता है इसका अनुमति। तो इसलिए क्वाड जो होगा वो कभी नाटो के संबंध में नाटो जैसे कार्य नहीं करेंगे। यह विकासात्मक कार्यों पर अधिक बल देगा, सहयोग पर अधिक बल देगा, समन्वय पर अधिक बल देगा। तो इस पर ही जयशंकर के द्वारा यह बोला गया, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, तो इनके द्वारा यह बात कुछ रखी गई है। उनसे न्यूज़ में पूछा गया था कहाँ पर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हो रहा है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में 2022 में ये बात कहा गया है। यूक्रेन के संबंध में ये बात की गई थी। यूक्रेन में जो चल रहा है नाटो और रूस का अंतर्विरोध चल रहा है, उसी के संबंध में यह चर्चा की गई थी। तो स्पष्ट किया गया है इनके द्वारा भारत का पक्ष कि भारत क्या समझता है क्वाड को, तो स्पष्ट कर दिया गया है। तो इसी के संदर्भ में फिर नेक्स्ट है, चीनी कर्जे के जाल में मुक्त हो रहा भारत के करीब आ रहा श्रीलंका, इससे संबंधित न्यूज दिया गया है। इस पर प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है, जैसे चीनी कर्ज क्या है और चीन का जो ऋण नीति क्या है, ऋण देने की नीति क्या है, या जो इकोनॉमिक थ्रेट है वो क्या है, इससे संबंधित चर्चा की गई है। तो आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा, सारी चीज़ें असर आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। ये सब न्यूज पीटी और फैक्ट से आप लोग देख लीजिएगा, जो किन क्षेत्रों में यूएन जो संगठन है
अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार संगठन है वो जांच करने का जांच की इजाज़त नहीं देता है। चीन किन क्षेत्रों में जाकर वहाँ भ्रमण कर देख सकता है, पर जांच के आदेश नहीं दे रहा है चीन सरकार। तो क्या है यह मामला देख लीजिएगा। तालिबान में समावेशी सरकार के लिए दबाव बनाया है OIC, जिसकी मैंने चर्चा भी पिछले लास्ट वीडियो में किया था। OIC का भूमिका किस रूप से वैश्विक रूप से होना चाहिए, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। भारत किस रूप से प्रतिबद्ध है, भारत क्यों सही, भारत को इसमें शामिल करना चाहिए। अगर भारत इसमें शामिल होता तो इस प्रकार की जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है तो उसमें बहुत सहयोग कर सकता है भारत। और तालिबान को क्यों समावेशी सरकार के लिए दबाव बनाने की बात की जा रही है अमेरिका के द्वारा, तो इससे संबंधित चीज़ें दी गई है। पुनः उसी वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, देखिएगा और कवर हो जाएगा। उसी चीज़ को मैं बार बार रिपीट करूँ ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाने कहता हूँ बार बार, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें की गई है तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज का PT मेंस ओरिएंट जो न्यू टॉपिक था उसमें केवल 2 ही टॉपिक था जिसको मैंने कवर कराया। शेष जो टॉपिक था वो पिछले वीडियो से प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा आप लोग, ताकि सारे चीज़ न्यूज़ कवर हो PT मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट। तब तक के लिए आप लोग हमें सहयोग करते रहिए, हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो हमारा प्रयास किया जा रहा है PT मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट, तो सभी लोगों को उसका लाभ हो सके। और जो ऐप और वेबसाइट पर जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसमें ज़रूर शामिल लीजिए। इंडिया का सबसे लोएस्ट फी रखा गया टेस्ट के लिए। आपको 399 में 2000 टेस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अभी तक उपलब्ध नहीं है, और ये आप लोग देख सकते हैं। तो हमें तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।